चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट से क्या क्या मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट से सबसे पहले फटाफट आपकी बुक में क्या दिया हुआ है उसकी चर्चा कर लेंगे। हेलो, ओके, क्या दिया है आपकी बुक में बताओ। सबसे पहले दिए फ्री गुड्स वर्सेस इकोनॉमिक गुड्स। क्या 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 फ्री गुड्स वर्सेस इकोनॉमिक गुड्स। कौन से गुड्स फ्री गुड्स कहलाते हैं और कौन से गुड्स इकोनॉमिक गुड्स कहलाते हैं। बेटा फ्री गुड्स वो होते हैं जो अबंडेंट में होते हैं, जो जिसकी कोई कॉस्ट नहीं लगती है, ठीक है, जो भगवान के द्वारा दिए गए हैं, जिसके हमको पैसे नहीं देने पड़ते कंज्यूम करने के लिए। जिसमें पहला गुड कौन सा आ जाता है, एयर, सनलाइट, हवा, पानी, ये सब आपके कौन से गुड्स कहला जाएंगे, फ्री गुड्स कहला जाएंगे। कौन से गुड्स कहला जाएंगे, फ्री गुड्स कहला जाएंगे। उसके बाद अगले कौन से आते हैं, इकोनॉमिक गुड्स। कौन से गुड्स आते हैं, इकोनॉमिक गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स क्या होते हैं बच्चों बताओ, जिसको आप पैसे देके खरीदते हो। तो कुछ गुड्स होते हैं आपके फ्री गुड्स, कुछ होते हैं इकोनॉमिक गुड्स। फ्री गुड्स को आपको बिना पैसे के मिलते हैं, इकोनॉमिक गुड्स आपको पैसे देके खरीदने पड़ते हैं। अच्छा, वैल्यू एंड प्राइस में क्या फर्क है, वैल्यू एंड प्राइस में क्या फर्क है, क्या होता है वैल्यू और क्या होता है प्राइस। आई रिपीट, क्या होता है वैल्यू, क्या होता है प्राइस। प्राइस क्या होता है, किसी भी चीज की वैल्यू इन रुपीज, वैल्यू इन रुपीज, वैल्यू इन रिलेशन टू मनी इज नोन एज प्राइस। की आप कितने पैसे दे रहे हो उसको क्या बोलते हैं बेटा, प्राइस। उसको क्या बोलते हैं बेटा, प्राइस। वैल्यू इन यूज क्या होता है, वैल्यू इन यूज क्या होता है कि आपको किसी भी चीज से यूटिलिटी कितनी मिल रही है, वो होती है वैल्यू इन यूज। मैं ये कीबोर्ड को पैसे देके खरीद के आया 500 रुपए देके, तो ये 500 रुपए इसकी वैल्यू इन प्राइस है, लेकिन ये कीबोर्ड अब मेरे को यूज नहीं है, तो वैल्यू इन यूजफुलनेस बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरे को मेरे मॉडल से मान के चलो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है मेरे लैपटॉप से, तो वैल्यू इन यूज इसका बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं इसको अगर रिप्लेस करने जाऊं कि तुमको दे दूं कि यार ये कीबोर्ड मुझसे ले लो, तुम बोलोगे भैया ये तो सेकंड हैंड हो गया, मैं तो इसके आपको 200 रुपए ही दे पाऊंगी, तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू इन एक्सचेंज। क्या हो जाएगा, वैल्यू इन एक्सचेंज। तो प्राइस जो आप पे करते हो, यूज जो आपको यूटिलिटी मिलती है, एक्सचेंज आपको रिप्लेस करने में कितना पैसा मिलता है। फिर एक आती है सेंटिमेंटल वैल्यू, यानी भावनाएं जुड़ी हुई है इस मोबाइल से। ये मेरे मोबाइल मेरे को मेरे पापा ने बर्थडे में गिफ्ट किया था, तो इस मोबाइल से मेरी एक सेंटिमेंटल वैल्यू है, मैं इसको बेचना नहीं चाहता। सेंटिमेंटल वैल्यू को इकोनॉमिक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सेंटिमेंटल वैल्यू को इस इकोनॉमिक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। इकोनॉमिक इग्नोर सेंटिमेंटल वैल्यू। क्या आपको ये बात समझ में आई? फटाफट चैटों में जवाब दो, हाँ या ना, कौन कौन मेरे साथ है, फटाफट बोलो फटाफट बोलो फटाफट बोलो। मार्केट क्या होता है बेटा, मार्केट कोई फिजिकल प्लेस नहीं होता है, बायर्स और सेलर्स का कलेक्शन होता है विद द पोटेंशियल टू ट्रेड, विद द पोटेंशियल टू ट्रेड। कई बार हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिल जाए कि भैया मार्केट क्या होता है, तो बायर और सेलर जहां पे मिलते हैं विद द पोटेंशियल टू ट्रेड इज नोन एज व्हाट बेटा, मार्केट। एलिमेंट्स ऑफ मार्केट क्या होते हैं, बायर्स और सेलर्स होते हैं, प्रोडक्ट होती है, बार्गेनिंग किसी प्राइस के लिए होती है, नॉलेज और एक प्राइस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। आपने अगर एक प्राइस कोट कर दिया तो वही प्राइस आपको मार्केट में उस चीज को बेचना पड़ता है। तो एलिमेंट्स किसके ऊपर मार्केट डिपेंड करता है, बायर कौन है, सेलर कौन है, प्रोडक्ट या सर्विस क्या है, बार्गेनिंग होती है, नॉलेज होती है और प्राइस होता है। इन चीजों पे डिपेंड करता है मार्केट। क्लियर है क्या? दो प्रकार के मार्केट होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट मार्केट और एक होता है फैक्टर मार्केट। एक होता है प्रोडक्ट मार्केट, एक होता है फैक्टर मार्केट। मैं Naukri.com से जाके इंप्लॉइज लेके आ रहा हूं बेटा, वो फैक्टर मार्केट है। मैं कहां से मान के चलो बैंक से लोन उठा रहा हूं, वो कौन सा मार्केट है, फैक्टर मार्केट है, क्योंकि मैं कैपिटल इकट्ठी कर रहा हूं। ठीक है, आप जहां से प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो वो कौन सा मार्केट है, प्रोडक्ट मार्केट है। जहां से कंज्यूमर गुड्स खरीदता है, हाउस होल्ड बाय करता है, वो प्रोडक्ट मार्केट कहलाता है। जहां से फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय किए जाते हैं, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर बाय किए जाते हैं, वो कहलाता है फैक्टर मार्केट। हो मेरे साथ, फटाफट 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 बताओ। ठीक है, फटाफट अपन पूरे यूनिट को रिवाइज करेंगे। ठीक है, फटाफट बोलो, हो कि नहीं हो, फटाफट चैट में बताओ कौन कौन है साथ में। नालायकों, सुबह सुबह उठ के पढ़ा रहा हूं और बच्चे इतने कम आए हैं। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्लासिफिकेशन बेसिस, ज्योग्राफिकल एरिया में क्या हो सकता है बेटा, एक होता है लोकल मार्केट, एक क्या होता है बेटा, लोकल मार्केट, हाईली पेरिशेबल गुड्स और बल्कि आर्टिकल्स के लिए। ठीक है क्या, बायर्स एंड सेलर्स लिमिटेड एट लोकल एरिया रीजन ओनली। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एरिया का मार्केट होगा, क्या बात समझ में आ रही है? रांची का एक अलग मार्केट है, गोरखपुर का एक अलग मार्केट है, सदर का एक अलग मार्केट है, वो कौन सा कहलाता है, लोकल मार्केट। ठीक है क्या, वाइडर एरिया लाइक एडजेसेंट सिटीज, पार्ट्स ऑफ द स्टेट, क्लस्टर स्टेट्स, जैसे भोपाल हो गया,
भोपाल में एक जगह पड़ती है, भोपाल में एक जगह पड़ती है अपनी बैरागढ़। बैरागढ़ में क्या है बेटा, आसपास के शहर के सारे लोग आते हैं कपड़ा खरीदने, कपड़ा बाजार है वो बहुत बड़ा, वहां से जाके लोग क्या करते हैं, सारे होलसेलर्स लोग कपड़ा खरीद के आते हैं। तो वो कौन सा हो गया बेटा, रीजनल मार्केट, जहां आसपास की सिटी के लोग भी आपके पास सामान खरीदने आते हैं। नेशनल मार्केट, पूरे दिल्ली, पूरे देश से लोग दिल्ली जाते हैं माल खरीदने के लिए, कौन सा मार्केट हो गया, नेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट, चाइना, आप चाइना जाते हो, पूरा वर्ल्ड कहां जाता है, चाइना जाता है गुड्स खरीदने, वो कौन सा मार्केट हो गया आपका, इंटरनेशनल मार्केट। कौन सा मार्केट हो गया, इंटरनेशनल मार्केट। तो एक होता है लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। फटाफट रिवाइज कराते जा रहा हूं कि बिना मेहनत के आपका साथ साथ में रिवाइज होता जाए। चलेगा क्या, हाँ या ना बोलो, फटाफट बोलो। आया यहां तक समझ में, कौन कौन है साथ में, माही, देवांशी, मान्या, जल्दी जल्दी चैट में रिप्लाई करो, जल्दी करो। स्पीड तेज तो नहीं लग रही, स्पीड तेज तो नहीं लग रही, फटाफट बताओ। रिवीजन है, अपन को पूरा कवर करना है, इसलिए थोड़ा तेज बोल रहा हूं, फटाफट बोलो। आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। एक होता है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, एक होता है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, एक होता है शॉर्ट पीरियड, एक होता है लॉन्ग पीरियड, एक होता है वेरी लॉन्ग पीरियड। इंपॉर्टेंट है, इसके एमसीक्यू देखने को मिल सकते हैं। वेरी शॉर्ट पीरियड मतलब बहुत कम समय, मतलब हर मिनटों में समय में दाम चेंज हो रहे हैं, जहां पे आप सप्लाई चेंज ही नहीं कर सकते, ठीक है क्या, बहुत कम समय, सप्लाई इज फिक्स, सप्लाई इज फिक्स, आप इन सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। पेरिशेबल आइटम लाइक वेजिटेबल, मिल्क, क्या बात सन में, ये क्या है बेटा, इसकी प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, डिपेंड अपॉन द डिमांड, है ना। हमारे हाथ में, सप्लाई के हाथ में कुछ नहीं है, जितनी डिमांड है उस हिसाब से काम चलने वाला है। सब्जी वाला सुबह सब्जी खरीद के आ गया है, शाम तक उसको अपना माल बेचना है, वो अगले दिन भी माल लेके जा सकता नहीं है। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। उससे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा मॉडरेटली एडजस्टेड मार्केट, फिर थोड़ा हो जाएगा लॉन्ग पीरियड मार्केट। सारे फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, वेरिएबल। वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट में क्या होता है, क्या होता है, ऑल्टर्ड बाय फंडामेंटल चेंजेस इन फैक्टर लाइक पॉपुलेशन साइज, कैपिटल, सप्लाई एंड रॉ मटेरियल। एक बात याद रखना, जितना कम मार्केट रहेगा, छोटा मार्केट रहेगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई उतनी कम रहेगी, आप सप्लाई को चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। और लॉन्ग रन में जितना ज्यादा समय रहेगा, आप सप्लाई को उतना ज्यादा चेंज कर पाओगे। क्लियर है कि नहीं? ऑन द बेसिस ऑफ कैश क्या होता है, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। आज का ट्रांजैक्शन आज दाम देके आज फ्री होना है, आई रिपीट, आज का ट्रांजैक्शन आज दाम देके आज फ्री होना है। कौन सा मार्केट है, स्पॉट मार्केट। कौन सा मार्केट है, स्पॉट मार्केट। और अगर आज का दाम है कल के लिए पे करना है, तो वो कौन सा मार्केट है, फॉरवर्ड मार्केट है। कौन सा मार्केट है, फॉरवर्ड। तो एक होता है स्पॉट मार्केट, एक होता है फॉरवर्ड मार्केट। जहां सरकार कंट्रोल रखती है वो रहता है रेगुलेटेड मार्केट, जहां कोई सरकार कंट्रोल नहीं है, जिसको जो करना है वो कौन सा होता है बेटा, अनरेगुलेटेड मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज क्या है बेटा, रेगुलेटेड मार्केट, सेबी उस पर नजर रखता है। नॉर्मल गुड्स वगैरह जो हाट बाजार लगते हैं वो क्या होते हैं बेटा, कपड़े की दुकान में उतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, दारू की दुकान खोलने में क्या है, रिस्ट्रिक्शन है, दवाई की दुकान खोलने में क्या है, रिस्ट्रिक्शन। ये थोड़े से रेगुलेटेड मार्केट होते हैं। होलसेल रिटेल आप समझते ही होंगे, ठीक है। परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट और इम्परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट। परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट इज एन इमेजिनरी मार्केट, जहां पे सारी चीजें क्या होती हैं, सही होती है। इम्परफेक्टली के अंदर बहुत सारे आ जाते हैं, जिनको हम रियल वर्ल्ड में हमको देखने मिलता है। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, एक बार एक काम करो, यहां से लेके यहां तक में अपनी पूरी क्वेश्चन में, मतलब जो शॉर्ट नोट्स है उसको फटाफट पलटाओ, फिर अपन टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर बात करेंगे। कितनों को समझ में आया, फटाफट बोलो, जल्दी जल्दी। मेन है यूजफुल होना चाहिए, कि भैया खुद से पढ़ते बहुत समय लगता है, आपने पढ़ा दिया फटाफट हो गया, वो फॉर्मेट आपका फॉलो होना चाहिए, तब जाके मजा आएगी। हो गया क्या बच्चों, फटाफट जवाब दो। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, हो गया कि नहीं हो गया, फटाफट जवाब दो, फटाफट जवाब दो मुझे। चलिए आगे बात करें आपसे। चैट आपकी नहीं दिख रही है मेरे को, 2 मिनट, अभी दिखेगी शायद, हाँ। चलिए आगे बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट एक बार आते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मार्केट में एक बार क्या है बेटा, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, ठीक है। एक सेकेंड, 4 मेजर टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं। कितने टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं, 4। एक सेकेंड रुक जाना बस, हाँ। कितने टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं बेटा, 4 टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं। कौन से 4 टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं बता सकते हो आप? सबसे पहले क्या आता है बेटा, परफेक्ट कंपटीशन। क्या आता है बेटा, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के बाद दूसरे कौन कौन से आते हैं, परफेक्ट कंपटीशन के बाद एक आता है बेटा मोनोपोलिस्टिक, ठीक है। एक आता है मोनोपोलिस्टिक, एक आता है मोनोपोली, और एक आता है ओलिगोपोली। इसके अलावा
डुओपोली, मोनोपोसोनी, ये भी आता है, पर मेनली आते हैं परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली और ओलिगोपोली। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? इमेजिनरी मार्केट होता है। कौन सा मार्केट होता है? इमेजिनरी मार्केट। पॉइंट्स इसके क्या होते हैं? कुछ पॉइंट्स इसके ये होते हैं बेटा, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सेलिंग कौन से गुड्स बेटा? होमोजीनियस गुड्स। सब जगह गुड्स क्या है? सेम है। एक दुकान से दूसरी दुकान में कोई फर्क नहीं है, गुड्स जो है वो कंप्लीटली क्या है? सेम है। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस गुड्स। और फिर क्या है बेटा? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस गुड्स विद फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। अच्छा, मेन बात होती है परफेक्ट नॉलेज। क्या होती है? क्या होती है? परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स। उनके बीच में नॉलेज जो होता है वो क्या होता है? परफेक्ट होता है। और क्या होता है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। कुल मिला के उन्होंने क्या किया है? पूरे मार्केट के हर दुकानदार को बराबर करने की कोशिश की है। ये परफेक्ट नॉलेज है, सबको सब कुछ पता है, कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है तो कहीं पे महंगा कहीं पे सस्ता नहीं होगा। सेलिंग कॉस्ट नहीं है तो कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा। सबका प्रोडक्ट सेम है, मतलब सब कुछ क्या रहने वाला है? लॉजिक के दिमाग में रखना है कि सब कुछ क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। तो वो कौन सा मार्केट हो जाता है बेटा? परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। दूसरा क्या होता है बेटा? मोनोपोलिस्टिक, जो हम देखते हैं अपनी रियल दुनिया में। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। सेलिंग कौन से प्रोडक्ट्स बेटा? डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएट से क्या, मेरा क्या मतलब है? एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से क्या है? अलग माना गया है। एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के क्या माना गया है? अलग माना गया है। सब लोग मार्केटिंग करके अपने अपने प्रोडक्ट को चमकाने की कोशिश करते हैं कि मेरे टूथपेस्ट में नमक है, मेरे टूथपेस्ट में बबूल है, मेरे टूथपेस्ट में जे है, मेरे टूथपेस्ट में वो है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है बेटा? मोनोपोलिस्टिक मार्केट हो जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? कि भैया वो कोई बोलता है इस साबुन से नहाओ, कोई बोलता है उस साबुन से नहाओ। तो ये सब क्या हो जाता है बेटा? मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोली क्या होता है? सिंगल सेलर। क्या होता है बेटा? सिंगल सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। एक ही सेलर है और बहुत सारे क्या है? बायर्स है। रेलवेज, ठीक है, सरकारी डिपार्टमेंट जहां जहां होगा, जहां कोई और काम नहीं कर सकता, वो रहता है मोनोपोली। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, सिंगल सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, सॉरी, सिंगल सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। रिस्ट्रिक्शन इन एंट्री एंड एग्जिट। क्या क्या क्या? रिस्ट्रिक्शन इन एंट्री एंड एग्जिट। और लास्ट क्या होता है? ओलिगोपोली। क्या होता है? ओलिगोपोली। फ्यू सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, वेरी टफ कंपटीशन होता है। वेरी टफ क्या होता है? कंपटीशन होता है। गला काट क्या होता है बेटा? कंपटीशन। एक बार परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और मोनोपोली के डिफरेंस पढ़ लो एक बार, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले। परफेक्ट कंपटीशन का जो डिमांड कर्व होता है वो ऐसा होता है, उनकी इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक होती है। क्या होती है? परफेक्टली इलास्टिक। मोनोपोलिस्टिक में जरा सा प्राइस चेंज करोगे, आदमी दूसरे सब्स्टिट्यूट में चला जाएगा, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, बहुत ज्यादा वो रहता है। तो क्या होता है? इलास्टिसिटी कैसी होती है? लार्ज होती है। ओलिगोपोली में स्मॉल होती है, मोनोपोली में भी स्मॉल होती है, ध्यान रखना। कंट्रोल ओवर प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में नन होता है, ये प्राइस टेकर कहलाता है। मोनोपोली प्राइस मेकर कहलाता है, बाकी में सम होता है। क्लियर है क्या? ये बात आपको पता होनी चाहिए। कितने लोग मेरे साथ हैं? चारों मार्केट आपको याद आ गए? फटाफट चैट में जवाब दो। देवांश, कृष्णा, माही, मान्या। बताओ बेटा, क्लास नहीं लगती तो क्या सुबह सुबह उठ के पढ़ रहे होते कि सो रहे होते? बताइए बेटा, बताइए, आज बता दीजिए, मेरे को सच बता दीजिए। अगर क्लास नहीं होती तो क्या पढ़ रहे होते कि सो रहे होते? सो रहे होते सर, सो रहे होते। सुबह उठ के नहीं पढ़ते हो क्या तुम लोग? चलो, कृष्णा पांडे तो लगता है क्लास चालू करके भी सो गया है। आइए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। चलिए आइए बात करते हैं। अब उनने बोला बिफोर स्टडिंग द मार्केट चैप्टर इन डिटेल, हमको कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ना है टी आर एम आर ए आर का। आ जाओ भाई, मैं पढ़ा देता हूँ शॉर्ट में। क्या होता है टी आर एम आर ए आर? बताओ बताओ क्या होता है? एक चीज होती है टी आर, एक चीज होती है एम आर, एक चीज होती है ए आर। आई रिपीट, एक चीज क्या होती है? टी आर, एक क्या होती है बेटा? एम आर, एक क्या होती है? ए आर। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स, रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स। तो टी आर इज टोटल सेल्स, याद है याद है याद है? टी आर इज टोटल सेल्स। एम आर इज वॉट बेटा? एडिशनल सेल्स। एम आर इज वॉट बेटा? एडिशनल सेल्स। और ए आर इज वॉट बेटा? पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल।
TR इज टोटल सेल्स, MR इज एडिशनल सेल्स, AR इज पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल को और क्या कहा जाता है बेटा? प्राइस। और क्या कहा जाता है? प्राइस। की एक यूनिट बेच के कितने पैसा आया, तो AR को और क्या बोल देंगे हम? प्राइस बोल देंगे। तो अब पूरे रेवेन्यू चैप्टर को दो पार्ट में पढ़ा जा सकता है। एक बार पढ़ा जाता है व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, एक बार पढ़ा जाता है व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, और दूसरी बार पढ़ा जाता है व्हेन प्राइस फॉल्स। आई रिपीट, दो बार पढ़ा जाता है। एक क्या पढ़ा जाता है? व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, और दूसरी बार क्या पढ़ा जाता है? व्हेन प्राइस फॉल्स। अगर प्राइस कांस्टेंट है तो एक यूनिट बेच के 10 रुपए आएंगे, दो बेच के कितने आएंगे? 20, तीन बेच के कितने आएंगे? 30, चार बेच के कितने आएंगे? 40, और पांच बेच के कितने आएंगे? 50। TR। अगला क्या आ जाएगा? MR। क्या आ जाएगा? MR। नीचे वाला TR माइनस ऊपर वाला TR। एडिशनल सेल्स, 1 से 10, 2 से 20, तो दूसरे से कितने आए? 10, 2 से 20, तीसरे 30, तो कितने आए? 10, फिर कितना आ जाएगा? 10, फिर कितना आ जाएगा? 10। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। AR क्या हो जाएगा बेटा? TR अपॉन प्राइस। AR क्या हो जाएगा बेटा? पर यूनिट रेवेन्यू। पर यूनिट रेवेन्यू ने 10 अपॉन 1 10, 20 अपॉन 2 10, 10 10 10। ठीक है क्या? MR का फॉर्मूला हो जाता है TR एट n माइनस TR एट n माइनस 1। इतने सिंपल क्वेश्चन भी वो पूछ लेता है कई बार। MR का फॉर्मूला हो जाता है TR एट n माइनस TR एट n माइनस 1, और AR का फॉर्मूला हो जाता है क्या बेटा? TR अपॉन Q। AR का फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा? TR अपॉन Q। अच्छा, जब फिगर्स कॉन्जिक्यूटिव ना हो तो MR का फॉर्मूला क्या होता है? जब फिगर्स कॉन्जिक्यूटिव ना हो तो MR का फॉर्मूला क्या हो जाता है? डेल्टा TR बाय डेल्टा Q। क्या फॉर्मूला हो जाता है? डेल्टा TR बाय डेल्टा Q। ये होता है आपका रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट, ये होता है आपका रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। तो सर कंक्लूजन बताओ, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट AR इज इक्वल्स टू MR, AR इज इक्वल्स टू MR, AR इज इक्वल्स टू MR एंड बोथ आर कांस्टेंट। तो ये बनता है AR इज इक्वल्स टू MR। अच्छा, आगे चल के पढ़ोगे AR कर्व इज आल्सो नोन एज डिमांड कर्व। AR कर्व इज आल्सो नोन एज डिमांड कर्व। याद रखना, MCQ पूछ लेता है। AR कर्व इज आल्सो नोन एज डिमांड कर्व। तो AR इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू डिमांड कर्व। ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लैरिटी है कि नहीं है यहां तक? फटाफट बताओ, चैटों में जवाब दो सब। हाँ, तो TR कैसा होता है इसके बाद? सर TR क्या हो रहा है? देखो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और 0 पे 0। तो TR ओरिजिन से शुरू होकर इंक्रीज करता है एट ए कांस्टेंट रेट। TR 0 से शुरू होकर इंक्रीज करता है एट अ कांस्टेंट रेट। ये कब की बात कर रहा हूं बेटा? ये कब की बात कर रहा हूं? व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट तो क्या होता है? TR इंक्रीजेज एट ए कांस्टेंट रेट। और AR इज इक्वल्स टू MR, AR इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू डिमांड कर्व। AR कर्व इज आल्सो नोन एज डिमांड कर्व। यहां तक क्लैरिटी है? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ये मैंने आपको कब बता दिया? रेवेन्यू एंड प्राइस इज कांस्टेंट। रेवेन्यू एंड प्राइस इज कांस्टेंट। आओ बात करते हैं रेवेन्यू एंड प्राइस फॉल्स। एक बेचोगे तो 10 रुपए में बिकेगा, दो बेचोगे, प्राइस फॉल्स की बात कर रहे हैं। प्राइस फॉल्स यानी ज्यादा बेचने के लिए दाम कम ही करना पड़ता है, लॉ ऑफ डिमांड। ज्यादा बेचने के लिए प्राइस क्या करना पड़ता है? कम। एक बेचोगे तो 9 में बिकेगा, दो बेचोगे तो 9, एक बेचोगे तो 10 में बिकेगा, दो बेचोगे तो 9 का एक बिकेगा, यानी टोटल कितना आ जाएगा? 18। तीन बेचोगे तो 8 का एक बिकेगा, यानी कितना आ जाएगा? 24। चार बेचोगे तो कितने का एक बिकेगा? 7, यानी कितना हो जाएगा? 28। यहां प्राइस का कॉलम बनाता जाता हूं ना। 5 में कितने का बिकेगा बेटा? 30 का। 6 में कितने का बिकेगा? बताओ बेटा, कितने का बिकेगा? 5 का। फिर से कितना आ जाएगा? 30। और 7 में कितने का बिकेगा बेटा? 4 का। तो कितना आ जाएगा? 28। ठीक है क्या? आप P देख सकते हो, MR निकालो। क्या निकालोगे? MR। पहले का तो 10 या डैश ले लोगे। 18 माइनस 10 18, 8। 24 माइनस 18, बताओ बताओ, 24 माइनस 18 कितना आएगा? 6। 28 माइनस 24 4, 30 माइनस 28 2, ये 0, और ये क्या जाएगा? -2। और AR इज प्राइस, AR इज प्राइस करके देख लो, सेम आएगा। 10 9 8 7 6 5 4। अच्छा, AR यानी प्राइस, AR यानी प्राइस। पूरे इकोनॉमिक्स में याद रखना, मार्जिनल गिरेगा तो एवरेज भी गिरेगा। मार्जिनल इंडिविजुअल होता है और सबका एवरेज जो आता है वो आता है AR। याद कराने के लिए हमेशा क्लास में बताता हूं, मार्जिनल यानी होता है मार्क्स, मार्जिनल होता है यानी मार्क्स, और एवरेज यानी होते हैं आपके परसेंटेज। ऐसे इसको फील लेके चल सकते हो। अगर आपके मार्क्स बढ़ेंगे तो आपके परसेंटेज बढ़ेंगे, अगर आपके मार्क्स गिरेंगे तो आपके परसेंटेज गिरेंगे। जितने ज्यादा आपके मार्क्स गिरेंगे
उतने आपके परसेंटेज नहीं गिरेंगे, मार्क्स गिरते हैं ज़्यादा और परसेंटेज गिरते हैं कम, क्योंकि एवरेज जो होता है वो सबका मिला के आता है और मार्क्स जो आता है वो आता है इंडिविजुअल। तो मार्जिनल गिरेगा तो एवरेज भी गिरेगा। आई रिपीट आई रिपीट आई रिपीट, क्या मार्जिनल गिरेगा तो एवरेज भी गिरेगा। मार्जिनल गिरेगा जल्दी जल्दी, एवरेज गिरेगा धीरे धीरे। आई रिपीट, क्या मार्जिनल गिरेगा जल्दी जल्दी, एवरेज गिरेगा धीरे धीरे। तो एमआर डिक्रीजेस तो एआर भी डिक्रीजेस। मार्जिनल गिरेगा जल्दी जल्दी, एवरेज गिरेगा धीरे धीरे। मार्जिनल जीरो और नेगेटिव हो जाएगा, एवरेज जीरो और नेगेटिव नहीं होगा। आप देख सकते हो ये होता है एमआर और ये होता है एआर, ठीक है। क्योंकि मार्जिनल गिर रहा है तो टोटल बढ़ता है डिक्रीजिंग रेट से, क्योंकि मार्जिनल गिर रहा है तो टोटल बढ़ता है डिक्रीजिंग रेट से। मार्जिनल जीरो होता है टोटल मैक्सिमम होता है, मार्जिनल जीरो होता है टोटल मैक्सिमम होता है, मार्जिनल नेगेटिव होता है टोटल डिक्लाइन होता है। ये बात समझ में आई कि तेजी में निकल गई? फिर से बताओ, एक बार फिर से बोलता हूं। मार्जिनल गिरता है जल्दी जल्दी, एवरेज गिरता है धीरे धीरे। आप देख सकते हो मार्जिनल 10 से 8 हुआ, वो 10 से 9 हुआ, ये 8 से 6 हुआ, ये 9 से 8 हुआ। मार्जिनल गिरता है जल्दी जल्दी, एवरेज गिरता है धीरे धीरे। मार्जिनल गिर गिर के जीरो हो जाता है और नेगेटिव भी हो जाता है, पर एवरेज का भी जीरो और नेगेटिव नहीं होता। प्राइस का भी जीरो नहीं हो सकती, फ्री में थोड़ी दे देंगे, और नेगेटिव भी तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। और क्या और क्या और क्या, क्योंकि मार्जिनल गिरता है, एडिशनल कम होता है तो टोटल बढ़ता है धीरे धीरे। हम पढ़ चुके हैं प्रोडक्शन में या किसी भी चैप्टर में, एडिशन आप धीरे धीरे करोगे, गुल्लक में पैसे धीरे धीरे डालोगे तो टोटल धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर डालना बंद कर दोगे, मार्जिनल जीरो टोटल मैक्सिमम, निकालना शुरू करोगे मार्जिनल नेगेटिव टोटल डिक्लाइन। हम पढ़ चुके हैं, बस रिवीजन करा रहा था। फटाफट चैट में बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? एमआरएआर जल्दी बोलो। कृष्णा, देवांश, माही, मान्या, आइए एक बार देख लो। ये पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया, एआर का फॉर्मूला, एमआर का फॉर्मूला, फिर मैंने आपको टीआर मैक्सिमम वाली बातें सब बता दी। एक बार व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। एक बार प्राइस कांस्टेंट होता है, एक बार प्राइस फॉल होता है। प्राइस फॉल होता है तो एमआर जीरो और नेगेटिव भी हो जाता है। एमआर जीरो होता है, टीआर मैक्सिमम होता है, ये वही दिया हुआ है आपका, ठीक है। एमआर कर्व लाइज बिलो द एआर कर्व, मार्जिनल गिरेगा जल्दी जल्दी, एवरेज गिरेगा धीरे धीरे, ठीक है। अब मैं एक बार अलग अलग मार्केट में क्या होता है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, पर बेसिक बातें मैंने आपको बता दी हैं। एक बार मार्केट का भी मामला सुन लो, वैसे आगने वाले चैप्टर में आएगा, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट होता है तो ये होता है ए आर इज इक्वल्स टू एम आर, और टी आर इंक्रीज होता है एट अ कांस्टेंट रेट। टी आर इंक्रीज होता है एट अ कांस्टेंट रेट। एक सेकेंड, आईपैड हैंग हो गया है। चलो, हाँ, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि एमआर क्या होता है बेटा, प्राइस कांस्टेंट होता है तो एआर इज इक्वल्स टू एमआर, और टीआर इंक्रीज होता है एट अ कांस्टेंट रेट। ये किसकी कहानी हो गई? परफेक्ट कंपटीशन की। ये किसकी कहानी हो गई? परफेक्ट कंपटीशन की। और अगर मैं आपसे मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक, ये परफेक्ट कंपटीशन हो गया बच्चों। अगर मैं मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक की बात करूं तो क्या होगा? दोनों में कंपटीशन, मतलब मोनोपोलिस्टिक में कंपटीशन होता है, प्राइस अगर आपको ज्यादा बेच रहे हैं तो आपको दाम कम करना पड़ता है। इवन मोनोपोली में भी ये होता है कि अगर आपको ज्यादा बेचना है तो आपको दाम कम करना पड़ता है। सर लेकिन मोनोपोली में क्यों होता है? राज चलना चाहिए, लोग दूसरे कॉम्पिटिटर के पास नहीं जाएंगे पर आपका ही माल कम खरीदेंगे। मेरी अगर मान के चलो मेरी इस चीज की कीबोर्ड की दुकान है और मेरी मोनोपोली है, तो मैं अगर महंगा करूंगा तो लोग कहीं और से नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन मेरे से ही कम खरीदेंगे, कीबोर्ड का कंजम्पशन ही कम कर देंगे। तो दोनों में क्या होता है? प्राइस फॉल्स होता है, ज्यादा बेचने के लिए प्राइस कम करना पड़ता है। तो मार्जिनल गिरता है जल्दी जल्दी, एवरेज गिरता है धीरे धीरे। एमआर जीरो नेगेटिव, एआर ये दोनों में केस में होता है। किसमें? मोनोपोली में भी और मोनोपोलिस्टिक में भी। बस बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, दोनों में एक फर्क होता है बेटा। मोनोपोली की इलास्टिसिटी थोड़ी सी क्या होती है? कम होती है। आप दाम बढ़ा दोगे तो डिमांड में उतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उतने कॉम्पिटिटर नहीं है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में आप थोड़ा सा भी दाम कम करोगे या बढ़ाओगे तो आपके डिमांड में ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो मोनोपोली क्या होता है बेटा? लेस इलास्टिक होता है। क्या होता है? लेस इलास्टिक। तो उसका कर्व जो होता है वो थोड़ा सा स्टीपर होता है। कर्व जो होता है उसका थोड़ा सा क्या होता है? स्टीपर। जबकि अगर मैं मोनोपोलिस्टिक की बात करूं, किसकी बात करूं? मोनोपोलिस्टिक की, तो उसका कर्व क्या होता है? थोड़ा सा फ्लैटर होता है। क्या होता है बेटा? फ्लैटर। एक बात और, मोनोपोली मार्केट में एमआर कट करता है एआर को बीच से। एमआर कट करता है एआर को बीच से, यानी 50% से कट कर देता है। इस बात को आपको ध्यान रखना, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। अब आप एक काम करेंगे, पूरी बातें रीड करेंगे। मैंने आपको मेजर बातें बता दी। ये एक फॉर्मूला मैंने आपको याद करो क्लास में बताया था, एम आर इज इक्वल्स टू ए आर इंटू ई माइनस वन अपॉन ई। एम आर का एक फॉर्मूला ये होता है ए आर इंटू ई माइनस ई वन अपॉन ई, वेर ई इज वॉट बेटा? इलास्टिसिटी। वेर ई इज वॉट बेटा? इलास्टिसिटी। ठीक है क्या?
एक बार देख लो फटाफट, सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। मुझे लगता है मेजर मेजर बातें मैंने इस यूनिट की पूरी कवर कर ली है। एक बार नज़र मारो, फिर ना बने तो मुझसे पूछो। फटाफट मॉड्यूल खोलो या अपने नोट खोलो और नज़र मार लो। क्या आपको ये वाली यूनिट समझ आई है? फटाफट बोलो। बीच से कट क्यों करते हैं? देख, बीच से कट क्यों करता है बेटा, अभी एग्जाम के टाइम पे आप बिल्कुल उसको वैसे नहीं जा सकते। बस ये समझो कि जितना मार्जिनल में चेंज आता है, जितना प्राइस होता है ना, मतलब कांस्टेंट रेट से कम होता है। आप जितना प्राइस में चेंज करते हो मतलब अगर आपका AR कम हो रहा है तो आपका MR उसके आधे से गिर रहा है, फिर AR कम हो रहा है तो MR उसके आधे से गिर रहा है। इस कारण से ये आपका AR गिर रहा है तो MR उसके आधे से गिरता है, तो ये बीच से कट करता है। इसको बस ऐसे समझ सकते हो आप लोग। चलेगा? बोलिए। आइए बच्चों, यहाँ पे आपका ये वाली यूनिट जो होती है खत्म होती है। एक बार नजर मार लो, 2 मिनट का मिनी मीटिंग में यहाँ पे एंड होने वाली है, तो मैं नई मीटिंग चालू करूंगा और नई मीटिंग में अपन चालू कर लेंगे। 10 मिनट का ब्रेक रहेगा क्योंकि 10 मिनट के पहले चालू नहीं हो सकती। ठीक है, या अभी चलाए, कितनी देर है? 1 मिनट रुको। ये हो गई हमारी यूनिट 1 खत्म, ये हो गई हमारी यूनिट 1 खत्म। लेट्स गो फॉर व्हाट बेटा, यूनिट 2। जब तक चल रही चलते हैं। बिहेवियरल प्रिंसिपल मेरे भाई, कौन सा वाला? आओ, पूछ रहा है भैया बिहेवियर प्रिंसिपल, व्हेन अ फर्म इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। ये लो, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना। हाँ, अगर MR पॉजिटिव है, देखो ये डिमांड कर्व होता है, AR कर्व इज ऑल्सो नोन एज डिमांड कर्व। ठीक है क्या? तो ये अगर MR पॉजिटिव है, जब तक MR पॉजिटिव है, ED क्या रहता है बेटा? ED क्या रहता है? ग्रेटर देन 1। ED क्या रहता है? ग्रेटर देन 1। जब MR 0 होता है तो ED क्या हो जाता है? इक्वल टू 1। और MR नेगेटिव होता है तो ED क्या होता है? लेस देन 1। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ये सॉल्व करोगे ना फॉर्मूला पुट करके, तो यही डेरिवेशन आपको मिलेगा। इसको ऐसे बता देता हूँ ध्यान से, 2 मिनट रुक लो। ये आपका MR है, सॉरी ये, और ये आपका AR है। AR कर्व इज ऑल्सो नोन एज डिमांड कर्व। ये यहाँ पे MR 0 जब आएगा तो ED इक्वल्स टू 1 आएगा। हमने डिमांड में पढ़ा था ना वो ग्राफिकल में। इसके ऊपर क्या आएगा? ED ग्रेटर देन 1। इसके नीचे क्या आएगा? ED लेस देन 1। तो टिल MR इज पॉजिटिव, टिल MR इज पॉजिटिव, ED इज ग्रेटर देन 1। MR इज नेगेटिव, ED इज लेस देन 1। MR इज 0, ED इज इक्वल टू 1। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद क्या होगा बेटा? अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस ऑल एट ऑल। अच्छा, कब फर्म का शटडाउन पॉइंट कब आता है? फर्म का शटडाउन पॉइंट कब आता है? जब फर्म अपनी वेरिएबल कॉस्ट को, भले आप फिक्स कॉस्ट कवर नहीं कर पा रहे हो, आप लॉस में आप काम करते रहो, लेकिन जब आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर ना हो पाए, जब आपका क्या ना कवर हो पाए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर ना हो जाए, तब आप बिजनेस क्या कर देते हो? बंद। इफ अ कॉम्पिटिटिव फर्म इज टोटल रेवेन्यू कैन नॉट कवर इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान से देखना, अगर आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रहे हो, यानी बराबर तक भी नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आप बिजनेस को क्या कर दो? बंद कर दो। ठीक है, वेयर प्राइस इज बिलो 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 बिलो, इक्वल में नहीं बंद होता है, बिलो में बंद होता है, AVC। शटिंग डाउन मैक्सिमम लॉसेस बिकॉज द लॉस विल स्ट्रिक्टली इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। अभी आपकी वेरिएबल कॉस्ट की भी लॉस हो रही है, बंद करोगे तो फिक्स कॉस्ट की बच जाएगी, सिर्फ फिक्स कॉस्ट की लॉस होगी, कुछ ना कुछ आपका फायदा होगा। ठीक है क्या? जो प्रोडक्शन कंडीशन से ये अपन आने वाली यूनिट में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों जो प्रिंसिपल है ना, ये आप अब भी पढ़ोगे सेकंड या थर्ड यूनिट में। पहले मैं सेकंड की जगह थर्ड यूनिट पढ़ा देता हूँ। सेकंड यूनिट में बेटा प्राइस डिटर्मिनेशन है, वो डिमांड और सप्लाई मीट करते हैं। बताओ वो पहले पढ़ना है या वो पढ़ना है जिसमें हमको ये दिया है MC इज इक्वल्स टू MR वाली कंडीशंस? फटाफट बोलो, सेकंड यूनिट या थर्ड यूनिट? मुझे लगता है सेकंड यूनिट ईजी है, वो खुद से हो जाती है। थर्ड यूनिट में आ जाए, चलो लेट्स गो। अगर मीटिंग एंड होती है, मेरे को क्या था टाइमिंग, एक सेकंड, दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया, 5 मिनट बचा है। मुझे लगता है फिर भी अपन को कर लेना चाहिए थोड़ा सा, जितना हो जाए। बच्चों बताओ, फ्रूटफुल है? घर पे पढ़ते तो इससे ज्यादा समय लगता है कि कम समय लगता है? फटाफट बताओ।
आ जाओ, लेट्स गो। परफेक्ट कंपटीशन के अपन ने अब इन लोगों ने एक एक करके क्या किया है, एक एक मार्केट की डिटेलिंग करी है इसमें। मैं आपको पूरी कंडीशंस बता दूंगा, आपको पूरा याद आ जाएगा। आओ फटाफट एक बार अपन यूनिट 3 डिस्कस करते हैं। एक काम करते हैं बेटा, 5 मिनट मीटिंग को शुरू करने में 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा। तो एक काम करते हैं, ये वाली मीटिंग को एंड करते हैं, ये वाली मीटिंग को एंड करते हैं, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 10 मिनट में आप यूनिट 1 की मॉड्यूल पूरी रीड करो। और एक बात बताऊं, जब तक शुरू नहीं हो रही, यूनिट 1 के मॉड्यूल के एमसीक्यू लगा लो, यूनिट 1 के मॉड्यूल के क्या लगा लो, एमसीक्यू लगा लो। 10 मिनट बाद अपन ज्वाइन करेंगे, तब अपन यूनिट 3 कवर करेंगे। क्या बोलते हो, चलेगा क्या? लेकिन लगाना अभी, ठीक है? इसी से क्या होगा, अपना कम से कम स्टार्ट हो जाएगा। फिर सीधी बात, नो बकवास, शुरू करते हैं सीधे सीधे अपन। क्या बेटा, अपना यूनिट 3 शुरू करते हैं। यूनिट 2 सर, यूनिट 2 में बेसिक डिमांड सप्लाई का इंटरसेक्शन और प्राइस डिटर्मिनेशन था। यूनिट 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको यूनिट 3 में लेके आता हूँ। यूनिट 3 थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो पूरी पूरी मैं आपको कराऊंगा। अभी बहुत सारी बातें मैंने आपको अभी कवर ही करा दी है। बताओ बच्चों, चले शुरू करें। आ गए हैं सब लोग, फटाफट बोले। यूनिट पहले बताओ, यूनिट 1 की अभी आपने पूरी पूरी नजर मारी है, एमसीक्यू रीड किए मॉड्यूल के, फटाफट बोलो। बोलो बोलो बोलो, आ जाओ। यूनिट 3 पे आते हैं। यूनिट 3 क्या है बेटा, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट। अभी अपन ने पढ़ लिया, रिवाइज कर रहे हैं, अब भी रिवाइज किया। परफेक्ट कंपटीशन की सारी बातें कवर हो गई है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होता है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट होता है, आपस में परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स होते हैं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है, ठीक है, परफेक्ट नॉलेज होता है, लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है, और प्राइस टेकर्स होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, स्क्रीन में नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड। स्क्रीन क्यों नहीं आ रही है, अभी आएगी। अभी आ रही है स्क्रीन, चलो। हाँ, क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होता है, परफेक्ट नॉलेज होता है, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, और प्राइस टेकर्स होते हैं। ये हमने अभी पिछली यूनिट 1% में पढ़ा था। बस ध्यान रखना, ये जो 3 कंडीशन होती है, अगर आप ये पूरी करते हो तो आप बनते हो प्योर कंपटीशन। क्या बनते हो, प्योर कंपटीशन। और अगर आप नीचे की कंडीशन भी पूरी कर लेते हो, पूरी 6 की 6 कंडीशन पूरी कर लेते हो, तो आप बनते हो परफेक्ट कंपटीशन। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स विद फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, इन 3 पॉइंट से आप क्या बनते हो, प्योर कंपटीशन। क्या बनते हो, प्योर कंपटीशन। और साथ में परफेक्ट नॉलेज, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट और प्राइस टेकर जोड़ देते हो, तो आप क्या बन जाते हो बेटा, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है। वो फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। सर दाम कौन तय करता है, इंडस्ट्री। कौन तय करता है, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ फर्म्स। इंडस्ट्री मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ फर्म्स। ये होती है डिमांड, ये होती है सप्लाई। जहां पे डिमांड सप्लाई मीट करते हैं उसको बोलते हैं प्राइस। जहां पे डिमांड सप्लाई मीट करता है उसको कहते हैं प्राइस। और यही प्राइस हर एक फर्म को अपनानी पड़ती है, यही प्राइस हर एक फर्म को अपनानी पड़ती है। तो इंडस्ट्री कहलाती है प्राइस, इंडस्ट्री कहलाती है प्राइस मेकर, और फर्म कहलाती है प्राइस टेकर इन परफेक्ट कंपटीशन। इन परफेक्ट कंपटीशन इंडस्ट्री इज अ प्राइस टेकर या प्राइस मेकर, इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर एंड फर्म इज अ प्राइस टेकर। बच्चों आगे बात करते हैं, ये बात समझ आई सबको, फटाफट बोले। ये दिखा दिया उन्होंने, डिमांड सप्लाई जहां मीट करेंगे वो प्राइस तय होगा, और यही प्राइस आपको अपनानी पड़ेगी। यही हो जाएगा एआर, यही हो जाएगा एमआर, एंड एआर कर्व इज आल्सो नोन एज डिमांड कर्व। अभी पिछली यूनिट में हमने पढ़ा, तो ये हो जाएगा आपका डिमांड कर्व। चलेगा क्या, फटाफट बताओ मेरे को। यस सर बिल्कुल चलेगा। आगे बात करते हैं, आगे क्या है, आगे क्या है, टीआर एमआर एआर हमने पढ़ लिया था, ये पूरा हम पढ़ के आए थे। प्राइस इनटू क्वांटिटी एआर, ये पूरा पढ़ा था हमने। एआर इज इक्वल्स टू एमआर, टीआर इंक्रीज एट ए कांस्टेंट रेट, है ना, ये हमने पढ़ लिया था। क्लियर है। अब आओ एक बार बात करते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की, तीनों के लिए एक कॉन्सेप्ट बताता हूं जो तीनों में काम आएगा, और वही बात पूरी यूनिट में दी हुई है। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है 2। पहले शॉर्ट में बताऊंगा, बताना याद है कि नहीं याद है। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन कोई बोल के बता सकता है, मेरे को चैट में लिख के बता सकते हो, याद है किसी को क्या होती है? ये जब आइसोकोस्ट लाइन के टेंजेंट रहता हैं, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन, चैट में बताओ, फटाफट बताओ। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन बता सकता है? मान्या, माही, लाभांश, किसी को पता है?
वेरी गुड भैया देवांश, जब देवांश मैं ने सब सही पहले बताई। इक्वल हूँ। MC is equals to MR, MC is equals to MR एंड MC must be rising। ये दो कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? MC is equals to MR और दूसरी कंडीशन होती है MC must be rising। MC must be rising को उन लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ सर्दी हो गई है यार। MC must be rising को उन लोग ऐसे बोलते हैं, MC is greater than MR, MC is greater than MR after MC is equals to MR। तो ये AR is equals to MR आपका है, ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपका डिमांड कर्व भी है, ये आपका MC है, यू शेप होता है, हमने कॉस्ट चैप्टर में पढ़ रखा है। दो बार MC इज इक्वल्स टू MR हुआ, एक बार 0.1 में, एक बार 0.2 में। आप बताओ इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, 1 में कि 2 में कि दोनों में? 2 में, क्योंकि MC इज इक्वल्स टू MR, MC इज इक्वल्स टू MR एंड MC मस्ट बी राइजिंग, एंड MC मस्ट बी राइजिंग। एक और चीज बताता हूं, अब हम फॉर्म में प्रॉफिट का, ये होता है पॉइंट वेर यू विल अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, पॉइंट यू विल अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट वेर यू कैन अर्न, वेर यू कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। अच्छा, आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये डिपेंड करता है बेटा, ये इक्विलिब्रियम आ गया, इतना हम आउटपुट बना रहे हैं, इस आउटपुट में हमारा AC कितना है और हमारा AR कितना है, इस आउटपुट में हमारा AC कितना है और हमारा AR कितना है। तो तीन कंडीशन हो सकती हैं, इसके मैं 3 क्लोन बना लेता हूं, एक सेकेंड। ठीक है, आइए, ये MC इज इक्वल्स टू MR एंड MC मस्ट बी राइजिंग। अब मैं बना लेता हूं यहाँ पे AC, क्या बना लेता हूं बेटा? AC। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट के करस्पॉन्डिंग AC ऊपर है और AR नीचे है, यानी आपकी एवरेज कॉस्ट कम है, एवरेज रेवेन्यू कम है और आपकी एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, यानी यू आर गेटिंग व्हाट बेटा? लॉस। यू आर गेटिंग व्हाट बेटा? लॉस। अगर मैं AC यहां बना देता हूं तो ये क्या हो जाता है बेटा? AC इज इक्वल्स टू AR। क्या हो जाता है? AC इज इक्वल्स टू AR। तो इसको क्या बोल दूंगा बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोल दूंगा बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट। और तीसरा, AC अगर कम हो जाता है, AC अगर क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है बेटा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहना जाता है बेटा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो पहले वाली कंडीशन में AC इज ग्रेटर देन AR, तो ये होता है बेटा लॉस, ये होता है बेटा लॉस। याद रखना, AC इज इक्वल्स टू AR को बेटा नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा क्या? इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, इसको और इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोलेंगे? जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, यानी आपको कुछ भी इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इकोनॉमिक प्रॉफिट कब होता है? जब AC इज ग्रेटर देन AR। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को बोला जाता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को बोला जाता है इकोनॉमिक प्रॉफिट कमाना या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाना, है ना? जितना आपने रिटर्न लगाया उससे ज्यादा कमाना। क्लियर है क्या? तो ये तीन कंडीशन आपकी हो जाती है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। यही बातें आपको दी हुई हैं, एक बार देख लो। MC मस्ट बी इक्वल्स टू MR, दूसरी है MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो। ठीक है, ये डायग्राम बन गया आपका। फिर उनने एक बार ये वाला पॉइंट अपन आखिरी में एक बार डिस्कस कर लेंगे, जैसे क्लास में बाद में किया था। फिर ABC एक, अच्छा ये है, एक बार फर्म क्या कमा रही है? प्रॉफिट। एक बार क्या फर्म कमा रही है? प्रॉफिट। दूसरी बार फर्म क्या कमा रही है? नॉर्मल प्रॉफिट। और तीसरी बार फर्म क्या कमा रही है? लॉस। जब फर्म प्रॉफिट कमा रही है तो इसको बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। AC इज ग्रेटर देन AR, AC इज ग्रेटर देन AR। ये नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है तो AC इज इक्वल्स टू AR, AC इज इक्वल्स टू AR। सर AC इज इक्वल्स टू AR पे नॉर्मल प्रॉफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि एवरेज कॉस्ट में क्या है बेटा? इंप्लिसिट कॉस्ट जुड़ी हुई है। अगर आपको याद हो, क्या होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट? जो हम आउटसाइडर को पे करते हैं। इंप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? जो हम ओनर को पे करते हैं। इंप्लिसिट कॉस्ट में लैंड खुद ओनर ने जो खुद एंटरप्रेन्योरशिप दिया है उसके बदले का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो एवरेज कॉस्ट इंक्लूड्स नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज कॉस्ट इंक्लूड्स नॉर्मल, एवरेज कॉस्ट रेवेन्यूज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। ठीक है क्या? इसके अंदर क्या आता है? ऑलरेडी इंक्लूडेड विद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एक नॉर्मल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जुड़ा रहता है। तो AC इज इक्वल्स टू AR में क्या आ जाता है? नॉर्मल प्रॉफिट। लॉसेस आपको पता है, ठीक है क्या? लेकिन अगर आपका ABC कवर होगा, अगर आपका ABC कवर होगा तो ही आप लॉसेस में रहोगे, वरना आप शट डाउन कर दोगे। अगर आप ABC के भी नीचे चले गए, अगर आप ABC के भी नीचे चले गए, आप अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पाए, तो यू विल शट डाउन एट दिस पॉइंट। मुझे लगता है मेजर बातें मैंने बता दी हैं। 2 मिनट का समय लो, एक बार रीड करो, ये वाला पॉइंट छोड़ के बाकी सारी बातें मैंने बता दी है। एक बार नजर मार के प्लीज 5 मिनट का समय लो, मैं अभी होल्ड कर रहा हूं, 5 मिनट का समय लो और पूरे शॉर्ट नोट्स को रीड करो। शॉर्ट नोट्स हैं आपके पास? ओलिगोपोली कृष्णा मधुरानी बस पहुंचेंगे ना बेटा, पूरा यूनिट कवर कर रहे हैं ना अपन, जैसे ये खत्म होगा तो ओलिगोपोली में भी पहुंचेंगे। इसको एक बार नजर मार दो ना प्लीज।
चलो बेटा आवाज आ रही है, हो गया बताओ। आई एम वेटिंग। रीड किया कि नहीं किया, कि बस ऐसे ही? चलो ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बाद। ठीक है, ये सारे पॉइंट हो गए कि अगर कोई डाउट होता तो पूछ लेते। कृष्णा पांडे आया नहीं आया, रीड किया नहीं किया, क्या कर रहा है भाई? लावांश माही बताओ। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। ये वाला पॉइंट क्या है, बताओ बताओ। ये बोलता है राइजिंग पोर्शन, देखो उसने क्या बोला, ये ए आर है, एम सी इज इक्वल्स टू एम आर, तो ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम, इतना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। अगर प्राइस बढ़ गया, ए आर हो गया तो इतना प्रोड्यूस करेंगे। अगर प्राइस बढ़ गया, ए आर इतना हो गया तो प्राइस इतना प्रोड्यूस करेंगे। तो उनने एक बात बोली है, राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी कर्व, क्या बोलिए राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी कर्व विच इज अबाउ एवीसी, विच इज अबाउ एवीसी, क्योंकि एवीसी के नीचे तो शट डाउन हो जाता है। राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी कर्व विच इज अबाउ एवीसी इज नोन एज सप्लाई कर्व, इज नोन एज व्हाट बेटा, सब। जैसे ए आर कर्व को डिमांड कर्व बोला ना, उसी प्रकार से राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी कर्व, क्योंकि सप्लाई कर्व क्या बताता है, कितने प्राइस में कितना प्रोड्यूस करना है। अगर एमसी राइजिंग है तो इतना प्राइस है, तो एमसी इज इक्वल्स टू एम आर, ये हो गया, एमसी इज इक्वल्स टू एम आर, ये हो गया, एमसी इज इक्वल्स टू एम आर, ये हो गया। तो इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी कर्व, राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी कर्व विच इज अबाउ एवीसी कर्व इज नोन एज व्हाट बेटा, सप्लाई कर्व, इज नोन एज व्हाट बेटा, सप्लाई कर्व। यही बात लिखी हुई है। इसके बाद अपन आ जाते हैं कौन से में बेटा, लॉन्ग रन में। क्या आ जाता है बेटा, लॉन्ग रन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप ये मान के चलो एमसी इज इक्वल्स टू एम आर। और लॉन्ग रन में क्या होता है, फर्म सिर्फ शॉर्ट नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है। लॉन्ग रन में फर्म सिर्फ क्या कमा सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकती। तो इसलिए एम सी इज इक्वल्स टू एम आर और ए सी इज इक्वल्स टू ए आर, ए सी इज इक्वल्स टू ए आर, ये कंडीशन होती है नॉर्मल प्रॉफिट की। एम सी इज इक्वल्स टू एम आर के साथ साथ ए सी इज इक्वल्स टू ए आर भी होता है। क्योंकि हम लॉन्ग रन देख रहे हैं तो साथ में क्या आ जाता है, एल एम सी, क्या आ जाता है, LMC और LAC, क्या जाता है, LMC और LAC। कुल मिला के अगर आप बात करोगे तो लॉन्ग रन में सब बराबर होता है। लॉन्ग रन में क्या बराबर होता है, MC इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू LAC इज इक्वल्स टू LAR इज इक्वल्स टू MR, यानी सारी लॉन्ग रन वाली चीजें क्या होती है, बराबर होती है। उसको हम बोल देते हैं लॉन्ग रन, उसको हम क्या बोल देते हैं, लॉन्ग रन। क्योंकि फर्म लॉन्ग रन में क्या कमा रही होती है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। फर्म लॉन्ग रन में सिर्फ क्या कमा रही होती है, नॉर्मल प्रॉफिट। यस और नो, फटाफट बोलो। माही, मान्या, देवांश, कृष्णा, दोनों कृष्णा। लॉन्ग रन में क्या होता है, मिनिमम फिजिबल कॉस्ट होती है, मिनिमम कंज्यूमर प्राइस होता है, फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाते हैं, कोई एक्सेस गेन्स नहीं होते हैं और ऑप्टिमम नंबर ऑफ फर्म्स होती है। क्योंकि लॉन्ग रन में जो फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती है, एक्स्ट्रा फर्म्स आके तो नॉर्मल प्रॉफिट कम हो एबनॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो लॉस होता है लॉन्ग रन में वो फर्म्स क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। आप देख सकते हो सब बराबर। मोनोपोली में क्या होता है, सिंगल सेलर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और बैरियर्स टू एंट्री होती है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, ये प्राइस मेकर होता है। इसकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, जीरो होती है या वेरी स्मॉल होती है। नॉर्मली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, लेस देन 1 होती है। याद करो, मैंने अभी पिछले यूनिट में आपको बताया था कि आपकी यूनिट क्या हो जाता है, मतलब जो एमआर होता है वो क्या होता है, थोड़ा एआर एमआर थोड़ा सा क्या बनता है, स्टीपर बनता है, क्योंकि उनकी इलास्टिसिटी क्या होती है, कम होती है। येस और नो बेटा, समझ आ रहा है क्या, तेज तो नहीं है, फटाफट बोलो। आगे बात करते हैं मोनोपोलीज, हाउ डू मोनोपोलीज राइज, इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है। मोनोपोलीज आती क्यों है, क्यों आती है, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल कर लेते हैं, पूरा रॉ मटेरियल मैंने अपने पास लेके रख लिया, कोई और बना ही ना पाए। ठीक है, इतना यूनिक प्रोडक्ट बनाया कि किसी और के पास कोई और तो यूनिक क्रिएटिविटी कर ही नहीं पा रहे। एक्सक्लूसिव राइट्स है मेरे पास, पेटेंट और कॉपीराइट मैंने करा रखा है। अगर कुछ फ्यू सेलर्स थे तो उनका ग्रुप बना लिया, कार्टेल बना लिया गया, विच इज इलीगल, है ना। फिर क्या कर दिया, व्यापार चालू करना, भाई टेलीकॉम कंपनी खोलना ही अपने आप में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मांगता है, हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट मांगता है। तो स्टार्टअप कॉस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा है। नेचुरल मोनोपोली क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल मोनोपोली क्या होती है, एक सिंगल फर्म ही प्रोड्यूस कर सकती है पूरे इंडस्ट्री का आउटपुट, उससे ज़्यादा आएगी, एक से ज़्यादा आ जाएगी तो उतनी डिमांड ही नहीं है, तो बिजनेस ही फीसिबल नहीं होगा। बिजनेस ही ऐसा है कि एक ही सेलर को करना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी गुडविल है, कोई और आपको बीट ही नहीं कर सकता। लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि कोई एक ही करे, जैसे MPEB हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, प्रीडेटरी प्रैक्टिस, एंटी कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिस, आप नए कॉम्पिटिटर को पनपने ही नहीं दे रहे हो, उनको मार डाल रहे हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10 के 10 बहुत ध्यान से रीड करना। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, आपने पूरा रॉ मटेरियल खरीद लिया, आपका प्रोडक्ट यूनिक है, आपके पास एक्सक्लूसिव राइट है, कोई
कोई और कर ही नहीं सकता वो काम, गवर्नमेंट ने आप ही को दिया वो काम करने के लिए। पेटेंट या कॉपीराइट आपके पास है, बहुत ज़्यादा आपकी स्टार्टअप कॉस्ट है। नेचुरल मोनोपोली, व्यापारी ऐसा है कि अगर एक लोग करेंगे तो ही भी फीसिबल होगा, एक ज़्यादा में फीसिबल नहीं हो पाएगा। गुडविल आपकी इतनी है कि आपके कोई कॉम्पिटिशन में खड़ा नहीं हो पा रहा। लीगल रिक्वायरमेंट है कि आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकते हो। और प्रीडेटरी टैक्टिक्स, आप ऐसी चालबाजियां करते हो कि क्या होता है, आपके कॉम्पिटिटर मर जाते हैं। AR=MR मैंने बता दिया था, बीच से कट करते हैं मैंने बता दिया था, ये मैंने अभी पिछली यूनिट में आपको बताया। AR 0 और नहीं होता, MR 0 और नेगेटिव हो जाता है, ये अपन ने पढ़ लिया था पूरा। डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, अलग अलग सेलर से अलग अलग दाम चार्ज करना। याद है क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? आइए एक बार बात करते हैं। दो मार्केट, आप पूरे अपने प्रोडक्ट को दो मार्केट में बांटते हो। एक मार्केट में इलास्टिसिटी हाई होती है, एक मार्केट में इलास्टिसिटी लो होती है। जहां पे इलास्टिसिटी हाई है, प्राइस के कारण डिमांड में ज्यादा फर्क पड़ेगा, और एक है जहां प्राइस के कारण डिमांड में फर्क नहीं पड़ेगा। याद है हमने फॉर्मूला लगाया था MR का, AR इंटू ई, वो AR का फॉर्मूला ये वाला, ये आप इक्विलिब्रियम निकालते हो। बोलो 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 बोलो। मोनोपोली में क्या हो जाता है, डिसीजन मेकिंग आपके पास रहती है, बस वो नहीं मिल रहा ना मुझे। AR इंटू E-1/E। दो मार्केट में आप बांटते हो, एक मार्केट में आप सस्ता बेचते हो, एक मार्केट में आप क्या करते हो, महंगा बेचते हो। एक में इलास्टिसिटी क्या होती है, हाई, और एक में इलास्टिसिटी क्या होती है, लो। आई रिपीट, एक सुन रहे हो कि मैं कथा कर रहा हूं? एक में इलास्टिसिटी क्या होती है बेटा, हाई होती है, और दूसरे में इलास्टिसिटी क्या होती है, लो होती है। सर हाई और लो से क्या फर्क पड़ता है? याद करो, मैंने डॉक्टर का एग्जांपल दिया था। एक जगह जहां पे क्या है, लोगों को दाम से फर्क ही नहीं पड़ रहा कि महंगा भी खरीद लेंगे, क्या बात समझ में आ रही है? और एक तरफ है कि जहां थोड़ा भी महंगा होगा तो वो लोग डिमांड को फर्क कर देंगे। तो जहां इलास्टिसिटी हाई होती है वहां प्राइस क्या रखा जाता है, लो रखा जाता है। जहां इन इलास्टिक है, जहां क्या है, इन इलास्टिक है, तो वहां प्राइस क्या रखा जाता है, हाई रखा जाता है। क्यों हाई रखा जाता है? क्योंकि पता है आदमी झक मार के खरीदेगा। तो इन इलास्टिक में प्राइस क्या रखा जाता है, हाई, और इलास्टिसिटी में प्राइस क्या रखा जाता है, लो। रेलवे का एग्जांपल ले लो, फर्स्ट AC, जिसको ट्रैवल करना है वो ट्रैवल कर रहा है और वहां उसको ज्यादा दाम से फर्क नहीं पड़ता है, तो वो क्या रहेगा बेटा, इन इलास्टिक। ठीक है, तो वहां प्राइस क्या रहेगा, बहुत हाई रहेगा। लेकिन स्लीपर में थोड़ा भी महंगा करोगे तो लोगों को ज्यादा फर्क पड़ेगा, वो ट्रैवल कम करेंगे, वो घूमने ही कम जाएंगे, भले आपका सब्स्टिट्यूट नहीं है पर वो ट्रैवल करना कम कर देंगे। तो वहां पे प्राइस क्या रखा जाता है, लो रखा जाता है। जहां पे इलास्टिसिटी हाई है वहां प्राइस लो रखा जाएगा, वहां जहां प्राइस लो है, वहां जहां इलास्टिसिटी लो है वहां प्राइस क्या रखा जाएगा, हाई रखा जाएगा। पहले यहां पे फर्म वही वाली बात हो गई। यहां तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो अपन ने पढ़ा अभी, ये MR ये AR, सुन रहे हो, ये है MC, ये आ गया इक्विलिब्रियम, ये क्या आ गया बेटा, इक्विलिब्रियम। अब ये आपने बनाया AC, इसके करस्पॉन्डिंग में अगर ये बराबर आया तो क्या आ गया बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट। अगर AC ऊपर आया तो क्या आ गया बेटा, लॉस। और अगर AC नीचे आया तो क्या आ गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या आ गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन में मोनोपोली सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है, वरना तीनों चीजें कमा सकता है। वरना तीनों चीजें क्या कर सकता है, कमा सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी, और लॉस भी। ठीक है, क्या नॉर्मल प्रॉफिट में जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट कहा जाता है। ये वही बातें आ गई आपकी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाली। ठीक है, कंडीशन, अगर आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना है तो आपके पास प्राइस सेटिंग की पावर होनी चाहिए, मार्केट को दो पार्ट में बांट पाओ, डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी होनी चाहिए, एक में इलास्टिसिटी हाई होगी, एक में इलास्टिसिटी लो होगी। नो मार्केट आर्बिट्रेज, एक जहां महंगा बेच रहे हो, एक जहां सस्ता बेच रहे हो, तो लोग ऐसा ना करें कि महंगे से खरीद के सस्ते बेचने लग जाए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या 3 डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, 3 डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पूछ लिया जाता है। इसके पहले का एक बार फटाफट बोलो, समझ में आया है कि नहीं, फटाफट हाँ ना में जवाब दो बेटा। स्पीड फास्ट तो नहीं लग रही है, सफिशिएंट लग रहा है, बताओ फटाफट। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, मार्केट को दो पार्ट में बांट दिया गया है और दोनों से एग्जैक्ट प्राइस चार्ज किया जा रहा है, वो जो पे करना चाहते हैं। सेकंड डिग्री में क्या होता है बेटा, अलग अलग क्वांटिटी, डिफरेंट प्राइसेस और चार्ज फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज। बल्क में खरीदोगे तो सस्ता मिलेगा, कम खरीदोगे तो ज़्यादा मिलेगा, फैमिली पैक महंगा मिलेगा, फैमिली पैक सस्ता मिलेगा, छोटा इंडिविजुअल प्राइस महंगा मिलेगा। यहाँ पे क्या है, इतना एग्जैक्ट प्राइस जितना आप कंज्यूमर को पे करना चाहता है। सेकेंड डिग्री में क्या है, आप क्वांटिटी के हिसाब से बांट रहे हो, किसके हिसाब से, क्वांटिटी, है ना। ज़्यादा क्वांटिटी, अगर जैसे मान के चलो फैमिली पैक्स है, फैमिली पैक ऑफ बिस्किट है, तो ज़्यादा ले आए तो कम सस्ता पड़ेगा। एक पाउच तेल लोगे तो महंगा पड़ेगा, एक टीन तेल लोगे तो सस्ता पड़ेगा।
फिर क्या होता है बेटा थर्ड डिग्री, प्राइस वेरीज बाय कंज्यूमर एट्रीब्यूट्स एज लोकेशन और कस्टमर सेगमेंट। गांव से सस्ता चार्ज किया जा रहा है, शहर में महंगा चार्ज किया जा रहा है, कस्टमर को लोकेशन के हिसाब से, कस्टमर सेगमेंट के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है। तीन डिग्री, पहली डिग्री क्या है, एग्जैक्टली आप ज्यादा पे करने तैयार, अरे दुकान में ऐसे लेके बैठा हूं जो जितना पे करने तैयार है उससे उतना चार्ज कर पा रहा हूं, ठीक है, उनको कंज्यूमर सरप्लस देने ही नहीं दे रहा हूं, ठीक है। क्या आप मेरे को, आपको देख के लग रहा है आप 100 रुपए दे दोगे, आपको 100 में दे दिया, दूसरे को देख के लग रहा है 500 में दे दोगे, उसको 500 में दे दिया, एग्जैक्ट प्राइस दैट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे, जीरो कंज्यूमर सरप्लस। सेकंड डिग्री में क्या होता है, बल्क में आपको डिस्काउंट मिलता है, ज्यादा खरीदोगे कम सस्ता मिलेगा, कम खरीदोगे महंगा मिलेगा। थर्ड डिग्री में क्या होता है बेटा, लोकेशन के हिसाब से, कंज्यूमर सेगमेंट के हिसाब से, कि भैया अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो, फॉरेन में महंगा बेच रहे हैं, इंडिया में सस्ता बेच रहे हैं, ठीक है क्या, तो ये क्या मार्केट, गांव में महंगा, गांव में सस्ता बेच रहे हैं, शहर में महंगा बेच रहे हैं, ये क्या हो गया थर्ड डिग्री, आप एरिया के हिसाब से करते हो, ठीक है। ये अपन ने MR इज इक्वल्स टू AR इंटू E-1/E, इसका अपन ने एक बार न्यूमेरिकल एग्जांपल क्लास में कर रखा था, मुझे लगता है ये बन जाएगा। क्लियर है क्या, फटाफट बोले तो अपन मोनोपोली के बाद इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ मोनोपोली आप रीड कर लेंगे खुद से, बहुत सिंपल और साधारण बातें हैं। मोनोपोली के बाद अपन मूव करते हैं मोनोपोलिस्टिक में। बताओ यहां तक क्लैरिटी आई है कि नहीं आई है, फटाफट बोलो बच्चों। फॉर्मेलिटी वाली क्लास नहीं होनी चाहिए, एक एक चीज में आपको ओवरव्यू गो थ्रू कराने की कोशिश कर रहा हूं, सुबह उठ के पढ़ा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, तो उसका आउटपुट आपको मिलना चाहिए, ठीक है। ऑनेस्टली बताओ क्या आपको ये मतलब फायदा होना चाहिए उस चीज का, आप भी अपना समय ना खराब करें, मैं भी अपना समय ना खराब करूं। अगर बैठे हो एक काम करो, 5 मिनट में मोनोपोली में नजर मारो, फिर हम मोनोपोलिस्टिक में चलेंगे। मैं सिर्फ कथा गाते जाऊं, कुछ नहीं होने वाला है, फटाफट मोनोपोली रीड करो, रीड का एक बार नजर मारो बस फटाफट शॉर्ट नोट से, हो जाए तो बताओ जल्दी। चलें आगे बात करें, फटाफट बोले आगे बात करें, मेरी क्लास भी है नेक्स्ट। आ जाओ, मोनोपोलिस्टिक पढ़ने की जरूरत है। फ्यू सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स पढ़ लिया था अपन ने। ये सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, ये हमने अब भी पढ़ लिया था। लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट फर्स्ट यूनिट में। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, नॉन प्राइस कंपटीशन, दाम पे कंपटीशन नहीं करते हैं ये, एडवर्टीजमेंट में कंपटीशन करते हैं, इनकी सेलिंग कॉस्ट बहुत हाई होती है। इक्विलिब्रियम वही MC इज इक्वल्स टू MR, MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो, एक बार सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एक बार लॉसेस और एक बार नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन में सिर्फ क्या आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट, लॉन्ग रन में सिर्फ क्या आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है क्या, ये तीनों का डिफरेंस बिटवीन आ गया, हाँ या ना बोलो। अब आते हैं ओलिगोपोली में, काहे में आते हैं बेटा, ओलिगोपोली में। ओलिगोपोली क्या होता है बेटा, फ्यू सेलर्स, क्या होते हैं बेटा, फ्यू सेलर्स और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ओलिगोपोली क्या होता है बेटा, फ्यू सेलर्स और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। एक होती है प्योर ओलिगोपोली, एक होती है परफेक्ट ओलिगोपोली। प्योर ओलिगोपोली, परफेक्ट ओलिगोपोली में क्या होता है बेटा, आपके होमोजीनियस इन नेचर होते हैं। फ्यू सेलर्स जैसे आपका टेलीकॉम इंडस्ट्री है, फ्यू सेलर्स सबके दाम क्या है, सेम है, ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, एल्यूमिनियम, पेट्रोलियम, स्टील इंडस्ट्री। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा अलग होता है, टेल्कम पाउडर वगैरह। ओपन ओलिगोपोली क्या होता है, कोई भी एंटर कर सकता है। क्लोज ओलिगोपोली क्या हो सकता है, एंट्री क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है। कोल्यूसिव ओलिगोपोली क्या होता है, जब मिल बांट के काम करते हैं। कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली क्या होता है, फ्यू सेलर्स और आपस में लड़ रहे हैं। पार्शियल ओलिगोपोली क्या होता है ओलिगोपोली, फ्यू सेलर्स, लेकिन उसमें माहौल थोड़ा मोनोपोली का बना हुआ है, क्योंकि एक फर्म क्या हो चुकी है, लार्जली डोमिनेटेड हो चुकी है। फुल ओलिगोपोली क्या होती है, कोई लीडरशिप नहीं है, सबका मतलब अच्छा गला काट कंपटीशन चल रहा है, कट थ्रोट कंपटीशन। सिंडिकेटेड ओलिगोपोली क्या होती है, सेंट्रलाइज सिंडिकेट, एक पूरा ग्रुप बना दिया गया, सिंडिकेट का हेड बना दिया गया, हेड चला रहे, दिख रहे हैं आपको फ्यू सेलर्स, पर चल रहा है एक हेड के द्वारा, ठीक है। ऑर्गेनाइज ओलिगोपोली क्या होती है, एक सेंट्रल एसोसिएशन है, ये ऑलमोस्ट आसपास होते हैं सिंडिकेटेड और सेंट्रलाइज, सिंडिकेटेड और सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। यहां पे सिंडिकेट ग्रुप बनाया, ग्रुप मिलकर फैसला कर रहा है, तो वो सिंडिकेटेड है। एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो चला रही है, वो क्या है बेटा आपका ऑर्गेनाइज ओलिगोपोली, ठीक है।
ओलिगोपोली क्या होता है? फ्यू लार्ज फर्म्स डोमिनेटिंग करती है, इंडिपेंडेंस रहती है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, आपस में कंपटीशन में इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट और सेलिंग कॉस्ट बहुत हाई होती है, कट थ्रोट कंपटीशन होता है, ये लोग प्राइस की लड़ाई नहीं करते हैं। देखो जियो ने महंगा किया तो एयरटेल ने भी महंगा कर दिया, ये लोग प्राइस की लड़ाई नहीं करते हैं, ये लोग दूसरी चीजों की लड़ाई करते हैं। ग्रुप बिहेवियर होता है, अगर एक बढ़ाता है तो सब बढ़ाते हैं, ठीक है, ग्रुप बिहेवियर होता है। गेम थ्योरी इन ओलिगोपोली ये दी थी वॉन नैनम ऑस्कर मैग्नेसम में, ठीक है। ओलिगोपोली में क्या रहता है? अंडर अनसर्टेनिटी एक दूसरे को फॉलो करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, ठीक है। प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन इग्नोर इंटरडिपेंडेंस, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं, अपनी मर्जी से कर सकते हैं। प्रेडिक्ट रिएक्शन पैटर्न, प्रेडिक्ट रिएक्शन पैटर्न, आप सामने वाले को देखते हो, फ्यू सेलर हो, अगर जियो दाम बढ़ा रहा तो मेरे को भी दाम बढ़ाना पड़ेगा। जियो ने साथ में क्या कर दिया, अपने टेलीकॉम के साथ साथ टीवी भी देने लग गए भैया, डीटीएच भी देने लग गए, एयरटेल ने भी डीटीएच का मॉडल अपना तैयारी कर दिया, वो 5G लाए तो हम भी 5G लाए, ऐसे करके हमने मॉडल अपने क्या करते हैं हम एक तरीके से प्रिडिक्ट रिएक्शन, और क्या करते हैं? कॉल्यूजन, या तो क्या कर लेते हैं? ग्रुप बना लेते हैं, या तो लड़ते रहते हैं या तो ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप बना के क्या कर लेते हैं? आपस में कार्टेल बना लिया और अब सब मिलके फैसला करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा कार्टेल ऑयल ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो भी कंट्री तेल बनाती थी सबने ग्रुप बना लिया ताकि लोग आपस में उनसे कंपटीशन ना करवा के, उन लोग आपस में कंपटीशन ना करके पूरी दुनिया को तेल बेच पाए एक महंगे दाम पे। ओपेक। चलिए, प्राइस लीडरशिप, डोमिनेंट फर्म लीडर होती है, लो कॉस्ट फर्म लीडरशिप और बैरोमेट्रिक लीडरशिप, एन ओल्ड एक्सपीरियंस और हाईली रिस्पेक्टेड फर्म एसेस मार्केट कंडीशंस, ठीक है, एंड मेक्स प्राइस एडजस्टमेंट दैट आर एक्सेप्टेड बाय द फॉलोअर फर्म। या तो आप डोमिनेंट हो, या तो लो कॉस्ट हो, या तो क्या है आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, ये तीन प्रकार के होते हैं। अच्छा, कायदे से ओलिगोपोली का डिमांड कर जो होता है वो इनडिटर्मिनेट होता है। क्या होता है? इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट मतलब डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी उसका डिमांड कर बनता है ऐसा, इसको हम बोलते हैं किंक डिमांड कर। क्या बोलते हैं? किंक डिमांड कर, कि एक दाम, स्टिकी प्राइसेस, जैसे पेप्सी है, एक दाम पे अटक गया है कि भैया 30 रुपए का बेच रहे हैं तो 30 ही रुपए का बेच रहे हैं, अगर बढ़ाएंगे, अगर दाम बढ़ाएंगे तो बाकी लोग दाम नहीं बढ़ाएंगे, बाकी लोग दाम नहीं बढ़ाएंगे और हमारी डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो ऊपर वाला एरिया होता है इलास्टिक, ऊपर वाला एरिया होता है इलास्टिक। लेकिन मैं दाम कम करूंगा तो बाकी लोग भी अपना दाम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। मैं अगर अपना दाम कम करूंगा तो बाकी लोग भी अपना दाम कम कर देंगे, प्रॉफिट कम हो जाएगा लेकिन डिमांड नहीं बढ़ेगी। ये क्या हो जाएगा? लेस इलास्टिक। तो ना प्राइस बढ़ाने से फायदा है ना प्राइस घटाने से फायदा है, हम यहाँ पे अटक गए हैं, इसको बोलते हैं किंग डिमांड कर या स्टिकी प्राइसेस। क्या बोलते हैं? किंग डिमांड कर या स्टिकी प्राइसेस, ये होता है आपका किंग डिमांड कर्व। कंक्लूजन क्या होता है इससे? प्राइस रिजिडिटी आ जाती है, हम फंस जाते हैं, प्राइस को बढ़ा घटा नहीं पाते हैं। डुओपोली सिर्फ दो सेलर्स। मोनोपोसोनी मैंने आपको बताया था क्या होता है? सिंगल सेलर लार्ज नंबर ऑफ बायर, सिंगल बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के केस में ओलिगोपोसोनी फ्यू सेलर्स एंड फ्यू बायर्स, फ्यू सेलर्स एंड फ्यू बायर्स। बायलैटरल मोनोपोली मतलब सिंगल बायर सिंगल सेलर, सिंगल बायर और सिंगल सेलर। यहां पे मैंने आपको क्या कर दिया है, कहीं ना कहीं पूरे चैप्टर्स का मेन मतलब मार्केट चैप्टर के 2 यूनिट का पूरा पूरा ओवरव्यू दे दिया। यूनिट 2 आपकी इजी होती है, इतना अगर आप कर लेंगे तो आप एग्जाम के एक दिन पहले इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपके क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाएंगे। बताओ बेटा बताओ, क्या क्लैरिटी आई है कि नहीं आई है? फटाफट बोलो। वॉज दिस फ्रूटफुल और नॉट? येस और नो? अब क्या प्लान है आज का, रात दिन भर का? बताओ मुझे क्या प्लान है दिन भर का आज का। कल मॉक है इकोनॉमिक्स का। चलो, आज बैठ के तुम लोग सबसे पहले अपने वीक टॉपिक्स की मॉड्यूल रीड करोगे। जहां तुमने अभी कल पेपर दिया दिन में, कल दिन में आपने पेपर दिया, आज आपने पेपर दिया, मतलब कल दिन में पेपर दिया, कल रात में पेपर दिया, आपने दोनों मॉक दिए। आपको एक आइडिया लेना है कि कौन से टॉपिक के एमसीक्यू आपके गलत हो रहे हैं, उनकी एक बार आप रीडिंग करोगे। अच्छा, कल मॉक है, फिर भी अकाउंट्स लॉ थोड़ा बहुत छू लेना बेटा, है ना, क्योंकि अपन टच छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। चलो इतना करो एक बार कवर आप लोग सब लोग, ठीक है। मॉड्यूल के एमसीक्यू और मॉड्यूल की रीडिंग एक बार आप फटाफट मार लेंगे सब लोग, खासकर अपने वीक टॉपिक्स के लिए, खासकर अपने काई के लिए? वीक टॉपिक्स के लिए। आज बताओ कितने टेस्ट डलवा दूं, एक डलवा दूं कि दो डलवा दूं? फटाफट बोलो। एक टेस्ट डलवाऊं कि दो टेस्ट डलवाऊं? जल्दी जल्दी बोलो।
माही हो कि नहीं हो? मान्या, देवांश, कितनी देर लगी थी कल टेस्ट करने में, ये बताओ मेरे को। मेरा लिंक नहीं खुल रही, एक बार अक्षिता मैम से बात करके 15-20 मिनट लगे थे, आधा घंटा लगा था। आधा घंटा अगर लग भी रहा है यार, 1 घंटे में तुमने अगर 100 क्वेश्चन कर लिए तो तुम्हारे पूरा एक बार पूरा इकोनॉमिक्स एक बार गो थ्रू हो जाता है ना बेटा, प्रैक्टिस हो जाती है ना एटलीस्ट। वरना चैप्टर वाइज पढ़ते रहते हो, चैप्टर वाइज अपना जो पढ़ रहे हो पढ़ो। 100 मार्क्स का 50-50 मार्क्स के 2 टेस्ट में आज डलवा देता हूँ, बस ध्यान से पेपर करना सब लोग। चलेगा क्या, बोलो फटाफट, बोले बोले बोले। चलिए, आज की सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी अपन ने मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट किया, अभी ग्रुप में एक बार अपन चैट करेंगे कि आपको कौन से टॉपिक आगे के लिए चाहिए। चलिए, आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।